जैसा कि आप जानते हैं कल तक मैंने आपको नरेशन का तीसरे दिन के क्लास में चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था। ठीक है, देखिए चेंज ऑफ पर्सन हमने सीखा, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखा, और कल मैंने एक एक्सेप्शन की बात बताए थे। ठीक है, एक्सेप्शन के बाद मैं आज आपको चौथे दिन के क्लास में कुछ ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बातें होती हैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। क्या वो ध्यान देने योग्य बातें होती हैं जिसको आपको हमेशा ही ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, सेंटेंसेस के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान देंगे। यहाँ पर सेंटेंस लिखा है कि द टीचर सेड रमन आई एम प्लीज्ड विद यू। रमन मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। आप सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टीचर इस रमन से बात कर रहा है और फिर अपनी बात को रख रहा है, वो जो भी उससे चाहता है। ठीक है, तो यहां ध्यान देंगे इस प्रक्रिया में हम सेड के बाद जो सेंटेंस लिखे हैं वही रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, वो रिपोर्टेड स्पीच है। रमन जिस व्यक्ति को एड्रेस कर रहा है टीचर, वास्तव में होना तो उसको ऑब्जेक्ट चाहिए था, लेकिन इसको टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में प्रयोग किया है। उस व्यक्ति को संबोधित कर रहा है फिर अपनी बात को रख रहा है। यह भी एक तरीका होता है लिखने का। तो जरा देखें इसको बदला क्या गया, बनाया क्या गया है। द टीचर्स टोल्ड, मैंने सीधा टोल्ड लिखा। अब कहेंगे सर टोल्ड कहां से आ गया, तो ध्यान देंगे इस रमन को मैंने सीधा क्या मान लिया है, यहां पर मान नहीं लिया बल्कि बना दिया है ऑब्जेक्ट। और जैसे ही इसको ऑब्जेक्ट पार्ट बना के आप रिपोर्टिंग वाले भाग में लेके आएंगे कि इसको हम ऑब्जेक्ट बना लें, तो ये सेड टू रमन होता। और इनडायरेक्ट स्पीच में आप जानते हैं कि सेड टू नहीं लिखा जाता है, सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट के क्रम को टोल्ड में लिखा जाता है। टोल्ड अपने बाद ऑब्जेक्ट आने पर प्रीपोजिशन नहीं लेता है। द टीचर टोल्ड रमन, रमन से कहा कि ही वॉज प्लीज्ड विद हिम। अब देखिए ही कैसे हुआ, यहां पर क्या आया है, आए। तो कल ही बताया था मैंने आपको पर्सन चेंजिंग में कि यदि फर्स्ट पर्सन के कोई भी केस आ जाए तो इनका परिवर्तन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर की बात करते हैं, उसके हिसाब से करते हैं। तो अब तक टीचर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन ही का प्रयोग किया जाता है। यहां पर अब आपका आया है ऑब्जेक्ट के रूप में यू, तो यू बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये जो यू लगाया गया है वही व्यक्ति कौन है, रमन है। रमन के लिए तो कह रहा है ना कि आई एम प्लीज्ड विद यू, मैंने ये टीचर किससे प्रसन्न है, रमन से प्रसन्न है। तो रमन के लिए सेकंड पर्सन यू का प्रयोग किया गया है यहां पर। तो यू का परिवर्तन रमन के हिसाब से करेंगे तो रमन भी ऑब्जेक्ट यहां पर बन रहा है। तो अब इस ऑब्जेक्ट के अनुसार रमन के लिए एक शब्द क्या चाहिए आपको, हिम चाहिए, क्योंकि यह थर्ड पर्सन का ये शब्द है, ऑब्जेक्ट है। तो थर्ड पर्सन के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं, मेल होगा तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। ये परिवर्तन हमने कल सीखा था। हमें बस आज ये सीखना था कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि आपका टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में कोई नाउन दे दे, खासकर किसकी बात होगी यहाँ पर, नाउन में किसकी बात, प्रॉपर नाउन दे दे, तो हम उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, सीधा ऑब्जेक्ट बना देते हैं कि फलाना टोल्ड रमन, ऐसे शब्द करके हम उसको कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वही दूसरे वाक्य में देखेंगे, ये तो नोट नंबर 1 था। नोट नंबर 2 देखिए, इसमें भी कुछ घटना वैसी है लेकिन इसका परिवर्तन कुछ अलग अंदाज में हुआ है। क्या हुआ है, the leader said, ladies and gentlemen, I should thank you all। ठीक है, यहां पर भी टर्म्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग हुआ है, लेकिन यह एड्रेस ऐसा है जो सामाजिक व्यक्ति के रूप में समाज में हर व्यक्ति को संबोधित किया जा रहा है एक साथ में। यहां पर व्यक्ति आपको एड्रेस कर रहा है, सामूहिक रूप से एड्रेस कर रहा है जब, या अकेले भी एड्रेस करता, प्रॉपर नाउन नहीं रहता, तो ऐसे शब्दों को हम देखिए यहां पर क्या लिखा गया, द लीडर एड्रेस्ड एज लेडीज एंड जेंटलमैन एंड सेड दैट। अब यहां से परिवर्तन पर जो भी हम पढ़े पीछे वाले रूल में उसके हिसाब से किया गया है। द लीडर के हिसाब से आई को ही में बदला गया है। उसके बाद है कि शुड थैंक, अब यहां पर यू है तो यू बदलेगा लेडीज एंड जेंटलमैन के हिसाब से, क्योंकि अब ये टर्म्स ऑफ एड्रेस में जब आप इसको प्रयोग करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, देम, थैंक देम ऑल, ही शुड थैंक देम ऑल। बात समझिएगा, यहां पर लिखा गया है कि अगर टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में कोई प्रॉपर नाउन बस ना दिया हो, टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में मैन, जेंटलमैन, ब्रदर, फ्रेंड, फादर, लेडीज, ऐसे ETC बहुत सारे शब्द दे दे टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में, तो ऐसे शब्दों को जब हम बदलते हैं तो हम
रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के तुरंत बाद एड्रेस एज, टाइम ऑन टेस्ट के अनुसार आप ध्यान देंगे, एड्रेस्ड एज, ऊपर वाला शब्द मतलब कौन, ये शब्द की बात हो रही है, ये शब्द जो मैन, जेंटलमैन, ब्रदर, जो टर्म्स ऑफ एड्रेस, फ्रेंड, फादर, लेडीज एक्सेट्रा, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और तब जाके एंड प्लस रिपोर्टिंग वर्ब लिख के उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच आगे जो डैश लिखा हो लिखा जाता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर द लीडर addressed as ladies and gentlemen and said that आगे क्या कर दिया गया, ऊपर वाले इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को, टाइम और टेंस यहाँ पर शुड बदलता नहीं इसलिए जो का तो लिख दिया गया है, कुछ और रहता तो टाइम और टेंस का परिवर्तन किया जाता, ठीक है ना। ही शुड थैंक देम ऑल। तो ये महत्वपूर्ण बात होती है, ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट की परीक्षा में ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको छोड़िएगा मत बिल्कुल, ठीक है, लिख लिए होंगे मेरे ख्याल से। अब अगला देखेंगे, मान लीजिए कि अगर आपके सामने संबोधन वाले वाक्य में जहां टर्म्स ऑफ एड्रेस लिख रहे हैं, अगर वहां पर ओ, वेल, नाउ, सो, यू सी, यू, नो, ओके, ऐसे शब्द अगर लिख दें, जैसे देख सकते हैं सेंटेंस में दिया है कि द टीचर सेड, वेल सोहन आई शैल टीच यू अ लेसन, मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा, रुक जाओ। The teacher said, well Sohan, I shall teach you a lesson. तो the teacher told Sohan, ध्यान दीजिए क्या किया गया यहाँ पर, इस well Sohan में से सोहन को तो ऑब्जेक्ट बनाया गया, अभी पिछला नियम हमने जैसे पढ़ा, लेकिन well को ड्रॉप कर दिया गया है। ये ध्यान देना है आपको कि टर्म्स ऑफ एड्रेस में ओ, वेल, नाउ, सो, यू सी, यू नो, ओके, ऐसे शब्द दे दे तो इनको ड्रॉप कर दिया जाता है, समझ रहे हैं आपको, जैसे वेल को हटा दिया गया है। अगर प्रॉपर नाउन है उसके साथ में तो उसको लिख दिया जाता है। ध्यान रखिए किस में कहा गया, ये टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में, इस कंडीशन में होगा तब, नहीं तो नाउ को देन में बदलते हैं, सो को 10 में बदलते हैं, ये पीछे हमने पढ़ा है। तो वहां पर आपने अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की, वाक्य के कहीं अंत में आता, बीच में आता, वैसी कंडीशन रहती है उसकी, तब की स्थिति में हमने पढ़ा था। यहाँ क्या लिखे, टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में अगर होना चाहिए, जैसे ये लिखा है, तब इसको परिवर्तित नहीं करते, इसको पूरी तरह से ड्रॉप कर देते हैं और इसके साथ वाले नाउन को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, रिपोर्टेड, इस रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब का, तो टोल्ड का ऑब्जेक्ट बना दिया, बाकी नियम आपका प्रीवियसली जो पढ़ा है वैसे ही चलता है, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर था। चौथा पॉइंट है एक और ध्यान देने योग्य, ही सेड टू हरी, फूल यू डू नथिंग, मूर्ख तुम कुछ नहीं करते, ऐसी कंडीशन में ध्यान देंगे, ही कॉल्ड हरी फूल एंड सेड दैट He did nothing, बाकी परिवर्तन जैसे कहते ऐसे हुआ। अब यहाँ क्या हुआ जरा समझेंगे। इस वाक्य में आपने फुल शब्द आया टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में, तो क्यों यहाँ पर कॉल्ड लिखना पड़ा। अगर टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में प्रशंसा सूचक या निंदा सूचक शब्द अगर आपको दे दे तो हम इस शब्द को लिखेंगे, वो दूसरी बात है, लेकिन इस शब्द के लिए हमको कॉल्ड का प्रयोग करना है रिपोर्टिंग वर्ब के। जहां आप लिखते हैं, लिखे हुए हैं सेड, इसके तुरंत बगल में हम कॉल का प्रयोग करेंगे, टाइम और टेंस के अनुसार ये कॉल्ड में होगा, दूसरी बात है। प्लस वो ऑब्जेक्ट रखेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आगे एंड से जोड़ देंगे। देखेंगे यहाँ पर निंदा या प्रशंसा सूचक शब्द दिए हो तो इनके लिए कॉल प्लस ऑब्जेक्ट, कॉल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वह जो वर्ड आपका जो एडजेक्टिव के रूप में दिया है, कॉल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वह आपका टर्म्स ऑफ एड्रेस वाला शब्द, ठीक है, वो शब्द लिख देंगे यहां पर, तब जाके एंड सेड प्लस दैट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये सब, ध्यान में रखिए, इसको नोट करिए जल्दी से, फिर उसके बाद आगे एक और बताता हूं, ठीक है। अब अगला नोट देख लीजिएगा, कुछ और ध्यान देने योग्य बातें हैं उसमें से आपका ये 5वें नंबर का, ये 6ठे नंबर का, ठीक है, अंतिम है ये। फिर उसके बाद हम अध्ययन करेंगे चेंज ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आज आगे वाला देख लीजिए। अब एक सेंटेंस है आपका, माई फ्रेंड सेड टू मी गुड मॉर्निंग आई एम ग्लैड टू सी यू, गुड आफ्टरनून आई एम ग्लैड टू सी यू, गुड नाइट, ऐसे भी शब्द प्रयोग किया जा सकता था यहाँ पर जब गुड मॉर्निंग प्रयोग किया गया। तो समझेंगे कि तर्क क्या है यहाँ पर। माई फ्रेंड, गुड मॉर्निंग विश मैनर होता है, आप जैसा कि जानते हैं, इसको बीड से भी कहा जाता है, तो आप इसको बीड भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां ध्यान देंगे, लिखा है आपका माई फ्रेंड विश्ड मी, या बीड का फॉर्म बेड चलता है।
माई फ्रेंड विश्ड या बेड मी गुड मॉर्निंग एंड सेड दैट। अब परिवर्तन ये जानते ही आप, आएगा ही के फ्रेंड के हिसाब से बदलेगा तो क्या बनेगा, ही बनेगा। ही टाइम और टेंस, इज का यहाँ एम का, वाज बनेगा। और ग्लैड टू सी यू, ग्लैड टू शी दो बार हो गया क्या, ग्लैड टू सी हिम। अब हिम किसके अनुसार हुआ है, तो यू का परिवर्तन मी के अनुसार होता है, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी को देख के यहां पर क्या हो गया है, मी के अनुसार ही को बदलेंगे तो शी मी हो जाएगा ना, यहां पर मी है तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। यू बदलेगा, मी को देख के सेकंड फर्स्ट पर्सन का है ये, तो मी के अनुसार यहां पर क्या होना चाहिए, मी ही होना चाहिए। तो माई फ्रेंड विश्ड चाहे बेड मी गुड मॉर्निंग एंड सेड दैट ही वॉज ग्लैड टू सी मी। वो मुझे देख के क्या था, प्रसन्न था। अब तर्क क्या है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, फेयरवेल, वेलकम। अगर ऐसे अभिवादन सूचक या विदाई सूचक या स्वागत सूचक शब्द दे दे तो इसका परिवर्तन करते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब के तुरंत बगल में आपका विश या बीड का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये ऊपर दिए हुए जो आपके अभिवादन विदाई सूचक जो शब्द है उसको लिख देते हैं। उसके बाद एंड सेड दैट का प्रयोग करके इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का जो भी परिवर्तन होता है उसका कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला है आपका 6 नंबर का, रमेश सेड इट इज गुड माई मदर इज वेल। अच्छी बात है, मेरी माँ ठीक है। आई विल गो एंड सी हर सून, मैं जल्दी जाके मिलूंगा उससे। यहां देखेंगे इस डायरेक्ट स्पीच में आपको एक अफर्मेटिव सेंटेंस आया है, फिर दूसरा आया है, फिर एक तीसरा आया है। इस वाक्य में हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक आपके असर्टिव सेंटेंस आए हुए हैं। ऐसे सेंटेंसेस का परिवर्तन करते हैं तो हमको क्या परिवर्तन देखना पड़ता है वही ये समझते हैं। रमेश सेड दैट इट इज गुड तो इट वाज गुड, एंड माई मदर इज वेल तो एंड से इसको जोड़ के एक वाक्य में कर दिया, एंड कंजंक्शन के जरिए कि इट वाज गुड एंड माई मदर बदलेगा रमेश के अनुसार तो हो जाएगा हिज मदर इज बदल जाएगा वाज में, हिज मदर वाज वेल। यहां वेल नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ वेल मैंने नहीं कहा, वो टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया था, वहां को वेल हटाने के लिए हमने बात किया था पिछले नियम में। तो माय मदर एंड हिज मदर वाज वेल। अब यहाँ देखिए यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया, इस वाक्य को इसी में ऐड करने के लिए शब्द एक प्रयोग किया गया है कि ही फर्दर एडेड, आगे वह और जोड़ के कहता है, क्या कहा, एंड फर्दर एडेड दैट ही, आई का परिवर्तन रमेश के अनुसार, ही विल का वुड गो एंड सी हर सुन, वह जाएगा और देखेगा। जब ऐसे सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट स्पीच में जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक आपके असर्टिव सेंटेंस दे दिए जाते हैं तो कुछ सेंटेंसेस को एंड से जोड़ दिया जाता है और उसके बाद दिख नहीं रहा होगा यहां पर, उसको हम एंड से जोड़ देते हैं, उसके बाद हम वहां पर फर्दर एडेड का प्रयोग कर देते हैं, फर्दर एडेड इस शब्द का प्रयोग करके फिर जाके जो आगे वाला सेंटेंस बच जाता है उसको हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रक्रिया होती है लिखने की। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान दीजिएगा। ये जो नरेशन आपको मैं पढ़ा रहा हूं ये नरेशन एडवांस में है। अगर आप 10वीं तक के स्तर के होंगे तो इतनी सारी चीजों को बोझ में नहीं लेना है आपको। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड के जो टाइम और टेंस का परिवर्तन और पर्सन का परिवर्तन होता है वही आपके लिए काफी है। लेकिन यदि आप इंटरमीडिएट हैं या एडवांस आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बैठेंगे तो ये सारे नियम और टर्म्स आपको ध्यान रखने होते हैं क्योंकि ये सब जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरमीडिएट तक। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हल कराऊंगा तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी, आप देख सकते हैं उसमें। फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिएगा, जो काम की चीज होगी उसी को आप क्या करिएगा, ले लीजिएगा। ठीक है, तो इतना कर लीजिए। फिर उसके बाद अगले दिन मैं आपसे कहा था कि अब हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि हम नरेशन में जो अर्थानुसार 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं उसी का हम इंटरचेंज पढ़ते हैं, किसमें, नरेशन में। तो हम पहले दिन से अध्ययन करते आ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में, अब बारी आ गई है इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे अगले दिन के क्लास में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू।